Yes, so let us have a recap of what we did in the previous class. हम लोग स्टार्ट किए थे प्रीवियस क्लास कि conserving our wildlife ecology has become a very big challenge, है ना? Because their population has always been waning, decreasing, है ना? And the effects are also palpable in form of the climate change, है ना? The frequency of natural disasters has increased. The frequency has increased. ऐसा नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर और कलामिटी पहले नहीं होता था, वो पहले भी होता था, बट द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई नाउअडेज. सो द प्राइम रीजन is the abrupt behavior of nature. You have seen मतलब मानसून का टाइम है and almost we can say with guarantee that उत्तराखंड, हिमाचल, केरला और इस साइड में कहीं ना कहीं या गैंगटॉक आपका नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होगा, है ना? ऑलमोस्ट विद गारंटी. अगर इस पे बेट लगाया जाए ना तो द odds are very high, है ना? तो why has such things happened? Primarily because of advancement of medical sciences. medical sciences से क्या हुआ कि mortality rate पे हमने कंट्रोल किया, है ना? पहले क्या था कि अगर किसी आप देखेंगे पुराने जमाने के फैमिलीज में, है ना, तो आप अपने पिताजी का छोड़ दीजिए, अगर दादाजी लोग का टाइम और उनके परदादाजी लोग का टाइम देखिएगा तो कोई 7 भाई था, कोई 10 भाई था, है ना? Why was this happening? क्योंकि 10 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें तकरीबन 3 से 4 जरूर they used to die because of proper medical care. तो इसके बाद से मेडिकल साइंस में जब एडवांसमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, अचानक से देयर हैज बीन स्पर्ट इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना? पॉपुलेशन काफी राइज किया. पॉपुलेशन अगर राइज कर रहा है तो वी लर्नड इन द प्रीवियस क्लास कि इंडिया का जो है एरिया is 2.4% of the world's area, whereas the population is 16.7%. तो 16.7% है, इसका मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी वर्ल्ड एवरेज से 8 गुनी है. तो 8 गुना लोगों को तो चाहिए ना, रहने का जगह चाहिए, है ना? सो हाउ डू यू जनरेट? अब ऐसा थोड़ी ना है कि अर्थ का आकार बढ़ रहा है, आपका जमीन का भी जो है ग्रोथ हो रहा है, नहीं. तो आप जमीन, लिवेबल पीस ऑफ लैंड तभी बढ़ा पा रहे हैं जब आप किसी जंगल को काट रहे हैं, तभी उसमें आप अपने हैबिटेशन को, मतलब अपना हैबिटेट इंश्योर करने के लिए आप किसी और का हैबिटेट छीन रहे हैं ना, और उसका दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है ना? The temperatures in Patna are now close to 50 degrees, 48 पहुंच जा रहा है. In cities where the temperatures used to be around 41, 42, they are crossing 50 on a very regular basis. तो उसका सारा इफेक्ट्स दिख रहा है. तो गवर्नमेंट भी जो है वो इसके लिए कुछ एक्शन प्लान रेडी की. एंड द फर्स्ट एक्शन प्लान वाज taken in the year 1972 in the form of Wildlife Protection Act, जिसके बारे में हम लोग एट लेंथ डिस्कस किए. क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने अनकंट्रोल्ड तरीके से वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग किया, और हंटिंग का एक किक ये था कि शेरशाह सूरी का नाम शेरशाह इसलिए पड़ गया कि उन्होंने शेर को मारा था. सो दैट थ्रिल and societal status of killing a lion was prevalent in those days, है ना? अब आप किसी लायन को मारिए, आपको हो सकता है कि उम्र भर जो है वो जेल में रहना पड़ जाए. तो that thrill of a social status motivated people to kill wild animals, है ना? आपको आपके साथ स्टोरी भी शेयर किया था कि इंडिया बीइंग अ कॉलोनी
एक ब्रिटिशर जो है वो विजिट करने वाला था इन माधव नेशनल पार्क और उसके लिए एक महल बना दिया, एंड ही डिड नॉट ऑक्यूपाई दैट, वो एक म्यूजियम बन के रह गया। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट, व्हाई ऑल सच अरेंजमेंट्स, ही वाज कमिंग फॉर हंटिंग पर्पस, है ना। सो हर चीज का कुछ अंत तो होता है। द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इनेक्टेड सर्टेन मेजर्स जिसके चलते वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। और इसी एक्ट के बाद से you will find that there were different projects which were launched in the country, है ना। Project Tiger being the first one. Why Project Tiger? Because tigers का बहुत ज्यादा population था, and tigers are a type of species which are very specific to India, है ना। Royal Bengal tiger, है ना, Indian identity को, India का national animal है ना, तो इंडियन आइडेंटिटी की बात हो जाती है। सो दे वेर द फर्स्ट वंस टू बी प्रोटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर विच वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1973। देन केम प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 75 में, फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट, है ना, फिर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में, फिर प्रोजेक्ट राइनो। अच्छा, राइनो का क्या वो था कि राइनो जो है वो अगेन देयर आर वेरियस स्पीसीज ऑफ राइनोस, है ना, वेरियस स्पीसीज है, एज इन ऑल टुगेदर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पीसीज इन ऑफ राइनोस फाउंड इन द वर्ल्ड। देयर इज वन स्पेसिफिक स्पीसीज ऑफ राइनो कॉल्ड द व्हाइट राइनो, है ना। और व्हाइट राइनो it's almost at the verge of extinction, as in there are only 2 white rhinos left and both of them being females, है ना। तो मतलब extinct ही है। In Africa generally you get 2-horned rhinos, whereas in India you get single-horned rhinos. इनका क्या होता था, rhino poaching, जैसे elephant poaching में क्या होता था कि they dehorn the एलिफेंट्स, उसके टस्क को जो है वो काट लिया जाता है। तो टस्क आप काटेंगे ना तो एलिफेंट के बचने का चांसेस रहता है। इट इज पेनफुल बट दे शुड ट्रैंक्विलाइजर्स एंड डिहॉर्न देम, डिटस्क देम, है ना। लेकिन राइनोस के केस में क्या है ना, इट बिकम्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइनोसरस, है ना। उसको जब आप डिहॉर्न करेंगे इट विल डाई, है ना। तो इन द 70s, in 1973 there were approximately 5 lakh rhinos in the world, but now the number of rhinos is only 38,000, है ना। इतना ज्यादा इनका किलिंग हुआ। और किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, है ना, एक राइनो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इट्स वेरी बल्की इन नेचर, है ना। एंड राइनोज आर पैकीडर्मस, थिक स्किन्ड होते हैं। राइनो जो है वो थिक स्किन्ड होते हैं। दे आर कॉल्ड पैकीडर्मस, है ना। तो द जनरल वेट ऑफ अ राइनो इज अराउंड 1000 kgs to 2000 kgs, है ना। अब ये क्या है ना, बिकॉज दे आर वेरी बल्की एंड दे आर हर्बीवोरस, दे आर नॉट कार्निवोरस, है ना। हर्बीवोरस हैं तो वो लोग दे ईट अ लॉट। पैकीडर्मस है तो किसी भी झाड़ झंखाड़ में चले जाते हैं, छोटा मोटा कांटा उटा से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बायोस्फीयर्स के अदर एनिमल्स के लिए ये लोग नया रास्ता बना देता है। सो दे आर पाथ फाइंडर्स फॉर अदर एनिमल्स। कौन कौन? एलिफेंट्स एंड राइनोज, है ना। तो इकोलॉजी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बायो रीजन। और सिंस दे ईट अ लॉट, दे ईट ऑलमोस्ट एवरी प्लांट, है ना। तो उनका जो पूप होता है, एक्सक्रेटा जो है, इट कंटेन्स सीड्स, सो दैट एक्सक्रेटा इज स्प्रेड अक्रॉस द बायोस्फीयर रिजर्व। सो जो फ्लोरा है बायोस्फीयर रिजर्व का, इट इज ऑल्सो मेंटेन्ड।
So therefore there was increased focus on rhinos as well. इसलिए प्रोजेक्ट राइनो जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया। सो इन सारे का आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी, गैंजेस डॉल्फिन जो है उसका भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका भी देख लीजिएगा। यू जस्ट रिमेंबर द डेट्स, द ईयर्स, है ना। उसके बाद से हम लोग डिस्कस किए कि भाई इसमें कंजर्वेशन एफर्ट जो है उसमें कुछ कुछ वर्ल्ड की एजेंसी जो है ना उनके साथ मिलके चलाया गया। व्हाई वर दोज एजेंसीज वेरी क्रूशियल? बिकॉज दे हैव बीन इनटू ऑल काइंड ऑफ रिसर्च रिगार्डिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, उसके सो इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमने क्या क्या देखा था? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। द सेकेंड वाज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोनों का हेडक्वार्टर्स जो है वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। द अदर वाज UNEP, और ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। UNEP विच इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल फंड प्रोग्राम, UNEP, और इसका हेडक्वार्टर्स हमने देखा था नैरोबी में है ना। द सेकेंड इज UNDP, है ना। तो UNDP में हमने देख लिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में एनवायरमेंट बिकम्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ इट। तो ये चार लोग क्या करता है? दे डिसाइड अ फ्रेमवर्क कि हम लोग को कैसे जाना चाहिए, एंड दे आर अ कांग्रेगेशन ऑफ अ लॉट ऑफ नेशंस who become party to it, है ना। तो कोई ट्रीटी साइन नहीं होती है, दे अडॉप्ट दोज फ्रेमवर्क्स डिसाइडेड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज ये सारे कंट्रीज के लिए जरूरी है ना। तो WWF, IUCN, UNEP, UNDP, ये लोग मिलके फ्रेमवर्क बनाया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में चले। इंडिया में उसके बाद से कंजर्वेशन के लिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, है ना। पहला हम लोगों ने देखा नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन जिसमें होता है। किस टाइप का रेस्ट्रिक्शन होता है? आप हमेशा ये समझिए, नेशनल पार्क मतलब एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। क्या? नेशनल पार्क मतलब एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड। गवर्नमेंट ने अगर परमिशन किसी चीज के लिए लिमिटेड समय के लिए दिया तो ठीक है, नहीं तो वहां से पत्ता चुनना, जड़ी उठाना, मवेशी चराना, ये सब कुछ पे ब्लैंकेट बैन है। फिर हमने देखा कि दूसरा टाइप जो होता है, तो उसमें हमने देख लिया था कि भाई कोर एरिया होता है ना। कोर एरिया में कोई भी एक्टिविटी जो है अलाउ नहीं की जाती है। द सेकेंड वॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इससे मतलब थोड़ा सा इसमें फ्रीडम रहता है ना, कि आप मवेशी चरा सकते हैं और कुछ कुछ। तो इसका आप यही समझ लीजिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एवरीथिंग इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। दोनों में क्या डिफरेंस? नेशनल पार्क में एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एवरीथिंग इज परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, है ना। सब कुछ परमिशन है जब तक गवर्नमेंट जो है कोई उस पर प्रोहिबिशन नहीं लगाती है। थर्ड कैटेगरी वाज कंजर्वेशन रिजर्व, है ना। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व भी कह लेते हैं। एंड दी फोर्थ वन इज कम्युनिटी रिजर्व। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज जो है फॉरेस्ट के अलोंग रहती हैं, तो मतलब उसमें लिबर्टी थोड़ी ज्यादा होती है। फिर हम लोगों ने इन सबको डिस्कस करने के लिए एक चार्ट का सहारा लिया था। हमने कहा था कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक यूनिवर्सल एंटिटी है ना, यूनिवर्सल सेट है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में हो सकता है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व में 3 नेशनल पार्क और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाए, है ना। सो एंड आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ नीलगिरीज, है ना। तो नीलगिरीज में क्या है आपका? पेरियार, मधुमलाई, है ना, रंगाथिट्टू, ये सब आर पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। उनका लोकेशन भी हमने शेयर किया था आपसे, है ना। इसी में यूनेस्को ने कुछ कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को, कुछ कुछ नेशनल पार्क्स को
परमिशन दिया, है ना, मैं रिकॉग्नाइज किया, तो 2000 यूनेस्को रिकॉग्नाइज साइट, उन सबका लिस्ट हमने दे दिया है। अनफॉर्चुनेटली इट हैज नॉट बीन शेयर्ड टू यू, आई लास्ट कि आपको आज कम से कम भेज दिया जाए, ठीक है। अब देखिए नेशनल पार्क में एक और चीज जानिएगा, कुछ कुछ ऐसे भी नेशनल पार्क्स हैं जहां पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे रणथंभौर नेशनल पार्क जिसमें रणथंभौर फोर्ट है ना, तो यू कैन नॉट टेम्पर द फोर्ट एज वेल। इन टुडेज डिस्कशन दैट विल फिगर आउट, विल टच अपॉन दैट, है ना। तो एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड। सो अब देखिए नेशनल पार्क में हर एक चीज पर आपको ध्यान रखना है, पेड़ पे, पौधा पे, रेप्टाइल्स पे, इंसेक्ट्स पे, हर एक एंटायर इकोलॉजी पे आपको नेशनल पार्क में ध्यान रखना है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी स्पेसिफिक स्पीसीज के लिए होती है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे बर्ड सेंचुरी, तो किसी बर्ड के लिए वो सेंचुरी बनी हुई है ना। ऐसे ही सेंचुरी का कॉन्सेप्ट इसी से आता है, ठीक है। तो अब जो है इसके बाद से हम लोगों ने एक अदर टाइप डिस्कस किया था आपसे, विच वाज रिगार्डिंग वेटलैंड्स, एंड दैट वाज रामासार साइट। रामासार साइट में हम लोगों ने बताया था कि रामासार जो है कैस्पियन सी का एक सिटी है, विच हैपेंस टू बी ऑन ईरान के शोर पे सिटी बना हुआ है कैस्पियन सी के। कैस्पियन सी के बारे में हमने बताया कि एक ऐसा सी है जो एक लेक है, क्योंकि हर एक सी किसी ना किसी ओशन से जुड़ता है, जबकि कैस्पियन सी जो है वो लैंड लॉक्ड है ना। तो अगर आप मैप देखेंगे भी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैस्पियन सी इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लेक। वेटलैंड्स के बारे में रामासार साइट ये कहता है, वो डिफरेंट वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज करता है ना, और उसके कुछ सर्टेन पैरामीटर्स है। हो सकता है कि कोई रामासार साइट, वेटलैंड साइट नेचुरल हो या मैन मेड हो, दोनों केसेस में इट कैन क्वालिफाई टू बी अ रामासार साइट। रामासार वेटलैंड क्या होता है कि दोनों केसेस में अगर वाटर टेबल जो है वो एकदम सरफेस पे आ जाता है तो पानी को सूखने का कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता है। वो ड्राई तभी होगा जब एक्सट्रीम हीट आए और सारा इवेपोरेट कर जाए, विच इज वेरी अनलाइकली, है ना। वेटलैंड्स जो है ईयर में जैसे 12 महीना में कम से कम 8-9 महीना, मतलब मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर वो वेटलैंड्स में रहते हैं, ठीक है। इनका एक और क्राइटेरिया है कि द डेप्थ ऑफ द वेटलैंड शुड नॉट एक्सीड 6 मीटर्स, है ना। अब क्या है कि इन वेटलैंड्स को बहुत सारे वेटलैंड्स हैं। इंडिया में ही हम लोगों ने एक पर्टिकुलर लिस्ट देखा था, वर्ल्ड में अराउंड 1800 वेटलैंड साइट्स है ना। तो 1800 आप देख लीजिएगा, डेटा देख लीजिएगा, है ना। तो उसमें क्या है कि सर्टेन साइट्स उसकी कुछ प्रायोरिटी होती है। जैसे रामासार कन्वेंशन जो है वो कहता है कि हमको इन पर्टिकुलर साइट्स को हाई प्रायोरिटी पे ध्यान देना है। क्यों इनको हाई प्रायोरिटी पे ध्यान देना है? क्योंकि जो भी रामासार साइट होता है ना, इट बिकम्स मतलब मरीन लाइफ के लिए इट बिकम्स वेरी क्रूशियल। और मोस्ट ऑफ द रामासार साइट्स पे माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, है ना, वो ट्रांसलोकेट फ्रॉम अ डिफरेंट ज्योग्राफी, है ना। मोस्टली साइबेरिया में क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है, तो इन विंटर्स अभी जैसे दानापुर में दिसंबर से आपको माइग्रेटरी बर्ड्स, साइबेरियन बर्ड्स जो है आपको मिलनी चालू हो जाएंगी, है ना। तो दे ट्रांसलोकेट टू दीज प्लेसेस। अगर आप वेटलैंड्स के साथ टेम्पर कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनका आप आशियाना छीन रहे हैं, है ना। तो हाई प्रायोरिटी वाले जो साइट्स हैं उनको एक स्पेशल रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ठीक है। तो इन सारे के, और उसके बाद से हमने सारा लिस्ट आपके साथ दिखा दिया था कि मतलब इस इंडिया में कितने टोटल सेंचुरीज स्टेट वाइज हैं, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज स्टेट वाइज हैं, उनका सारा लिस्ट हमने आपको दे दिया था। एंड में
हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साइट से द नंबर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज भी आपको डिस्प्ले किया था, जो 840 के करीब है ना। नेशनल 870 है ना। तो वो है, उसमें कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने जो वो सारा डेटा आपको बता दिया गया था। ठीक है। अब हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे ऑल दैट इंपॉर्टेंट न्यूज विच आर ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस वीजा वी द एग्जाम। ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जून तक का सबसे मतलब जनरल इंपॉर्टेंस तक का, और जनवरी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना। आप ये समझिए कि जो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला है उसके मेमोरी में वी होप कि जनरली 2-3 महीना का रहता है। तो 2-3 महीना वाले इवेंट से क्वेश्चन पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे 80% क्वेश्चन जो है 2-3 महीना वाले से रहता है, और बाकी 20% साल भर वाले से रहता है। बात समझे? तो हमारा मुख्य फोकस होगा कि हम लोग कम से कम 2-3 महीना वाले जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, न्यूज है, उसको थॉरोली कवर कर लें। ठीक है। अब देखिए आपके साथ हमने तो शेयर किया था दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एक हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड रूल्स 1986 है ना। चूंकि वाइल्ड लाइफ इज अगेन अ सबसेट ऑफ द एनवायरमेंट है ना। तो आपको पता हो कि 70s के बाद से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फेज चला। तो व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल, तो ऑफ कोर्स जो है पोल्यूशन इज वन बिग चैलेंज दैट वी कीप ऑन फेसिंग। और उसके बाद से क्या हुआ ना, तो इंडिया ने वाटर लॉ, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, ऐसा करके कुछ कुछ एक्ट बनाए हुए थे उनको कंट्रोल करने के लिए। यस, इफ यू कैन शेयर। हाँ हाँ, आराम से बता दीजिए, है ना। तो इसके पहले वाटर एक्ट होता था, एयर एक्ट होता था, जैसे तैसे कि भाई हम लोग कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो हमने एक्ट बना दिए। लेकिन अचानक से क्या हुआ ना कि राजीव गांधी की गवर्नमेंट में 1984 में नई नई गवर्नमेंट बनी थी, है ना। 1984 में द यूनियन कार्बाइड यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी स्ट्रक इंडिया। मोर देन 1,000 पीपल डाइड ऑफ ऑब्नॉक्सियस, हाईली ऑब्नॉक्सियस पॉइजनस गैसेज, है ना, यूनियन कार्बाइड। एंड राजीव मतलब द गवर्नमेंट, उसका जो आई फॉरगेट द नेम ऑफ द ओनर, द चेयरमैन ऑफ दैट यूनियन कार्बाइड कंपनी, बट उनको जल्दी से जल्दी इंडिया से बाहर निकाल दिया गया, है ना, कि मतलब कम से कम इंडियन लॉ रेजिम से वो बाहर निकल जाए, है ना। लेकिन दैट वाज द हाई टाइम व्हेन a proper act which could encompass almost everything related to the environment. Environment में air, water और land, ये सब कुछ आ गया, है ना। एंड एयर, वाटर, लैंड, environment में तो आया ही, their interrelations is also there. So the एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिख लीजिएगा, है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड रूल्स, है ना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड रूल्स मतलब एक एक्ट है और एक रूल्स है। 1986 ये आया, और इसके बाद से देयर वाज स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस, है ना। मतलब किसी एक्शन के लिए आप कॉन्टेमिनेट कर रहे हैं
तो उस पर स्ट्रिक्ट पेनाल्टी था, आपको बहुत सारा जो है लाइसेंसेस लेना पड़ता था, फायर लाइसेंस, मतलब सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, डिस्चार्ज के लिए लाइसेंस। क्या सबसे इजी क्या था कि जो भी वेस्ट है, सॉलिड हो लिक्विड हो, आप रिवर्स में डिस्चार्ज कर दीजिए। गंगा का पॉल्यूशन बिकेम अ मेजर चैलेंज। मोस्ट ऑफ द टैनरीज डिस्चार्ज देयर contaminated water into the rivers, है ना, और उन रिवर्स का पानी बहुत सारे लोग पी रहे हैं, है ना। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में एक एक्ट है, एंड ये एक्ट ऐसा है ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हाईएस्ट पावर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इन किसी भी स्टेट के किसी कंपनी को या फैक्ट्री को एनवायरमेंटल रूल्स के वायलेशन में एनी टाइम बंद कर सकता है। दैट डज नॉट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो ये सुपरसीडिंग पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, विच इज एम्पावर्ड बाय द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 थ्रू। सो शुड वी गेट स्टार्ट, ये दो आप चूंकि व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग वाज एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रूल्स एंड लॉज, एक्ट्स जो हैं उनको हमने टच बेस कर लिया है। नाउ शुड वी गेट स्टार्टेड विद द इंपॉर्टेंट न्यूज। चलिए, तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने फर्स्ट न्यूज पे। अब देखिए, काराकोरम रेंजेस, है ना। काराकोरम जो है ना माउंटेन रेंजेज है जिसमें बहुत सारे, माउंट केटू जो सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, हैपेंस टू बी इन द काराकोरम रेंज, ठीक है। वर्टिकल लिमिट, आप मूवी देखे हैं वर्टिकल लिमिट, बहुत शानदार मूवी है, ठीक है, हॉलीवुड मूवी। तो वर्टिकल लिमिट में सारा शूटिंग जो है काराकोरम रेंज में हुआ है। दैट फॉल्स अंडर पीओके, है ना, कश्मीर, ठीक है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो जिस स्टेट में पड़ता है, दैट स्टेट इज कॉल्ड गिलगिट बल्टिस्तान। कौन सा स्टेट है? गिलगिट बल्टिस्तान में काराकोरम रेंज पड़ता है। बट ये काराकोरम रेंज, इसका स्टार्ट हो जाता है लद्दाख से, ये स्टार्ट हो जाता है लद्दाख से, और काराकोरम रेंज पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक टच बेस करता है ना। फिर वहां हिंदू कुश में मिलता है ये, है ना। ये बहुत ज्यादा ट्रेचरस टेराइन है, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स इन पे रहता है ना। तो काराकोरम रेंज आप कह सकते हैं कि सियाचिन वाला जो है ना, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटल फील्ड, है ना, सियाचिन फॉल्स ऑन इन दी काराकोरम रेंज, ठीक है। तो वो एक ऐसा जंक्शन है जिसपे अक्षयी चीन, मतलब तिब्बत, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया, है ना, दैट इज कॉल्ड एज अक्षयी चीन। दैट मतलब तिब्बत का वो पार्ट बनता है ना, उसका। तो चीन का, पाकिस्तान का, इंडिया का वो जंक्शन है, ठीक है, वो जंक्शन है काराकोरम रेंज। वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझ गए उसके बारे में। अब उस काराकोरम रेंज से 5 रोड्स को अप्रूवल मिला। अच्छा, हमने बताया था कि एक नेशनल बोर्ड बना टू रेगुलेट दी वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। सो वहां से इनको अथॉरिटी मिलती है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट, रोड बनाने के प्रोजेक्ट किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्रोटेक्टेड एरियाज में, वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये आप देख रहे होंगे कि अभी इंडिया बहुत सारा प्रोजेक्ट्स जो है नॉर्थ ईस्ट में और
कश्मीर, लेह लद्दाख में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी वहीं पे एक लद्दाख में ही टनल बन रहा था जिस पे टेररिस्ट अटैक हुआ है ना। तो उसी क्रम में 5 रोड्स का अप्रूवल जो है वो मिला था। इसी उन्हीं में से एक रोड पे जो है वो अटैक हुआ है, टेररिस्ट अटैक। अब ये अप्रूवल कौन देता है? परफेक्ट। चलिए, तो ये 5 रोड का, ये रोड जो है ना, उसमें एक बड़ा ही फेमस रोड है, ये अर्स्टवाइल रोड है, विच इज कॉल्ड एज दौलत बेग ओल्डी रोड। ठीक है, दौलत बेग ओल्डी रूट जो है ना, ये है। अब इसमें से द अप्रूवल वाज प्रोवाइडेड बाय नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसके चेयरमैन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि उस एक्ट में, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया कि क्लोजर के प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इसकी मॉनिटरिंग हो। उसके लिए 2003 में देयर वाज एन अमेंडमेंट डन इन दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड अ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वाज फॉर्म। ये अप्रूवल देती है। ठीक है, तो ये सारा उसी पे बनता है, क्या कहते हैं, उसी स्ट्रेच पे ये है। हमने आपके साथ काराकोरम रेंजेस से ये होके पास करते हैं ये रूट्स। इसमें से देखिए, हमने आपके साथ बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर हैपेंस टू बी द चेयरमैन एंड ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL जो है, इसमें ऑल टुगेदर देयर आर 47 मेंबर्स, है ना। और ये बताया कि आपको 2003 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था एंड दिस एजेंसी वाज क्रिएटेड। सो अब ये अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। किस उसके लिए पड़ा है कि प्रोटेक्टेड एरियाज में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी करना, कुछ भी करना है तो दैट कैन ओनली बी डन थ्रू अप्रूवल फ्रॉम NBWL। बात समझ गए? वो सुपरसीडिंग अथॉरिटी है और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट या डिसीजन को ये सुपरसीड कर सकता है। ये अथॉरिटी हर एक चीज को सुपरसीड कर सकती है। ठीक है, तो अगर प्रोटेक्टेड एरियाज में किस किस चीज का परमिशन देना है और किस किस चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, दैट इज डन बाय दी। चलिए, सो दिस वाज दी फर्स्ट रूट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ये 5 काराकोरम रेंजेस में लद्दाख से पास करने वाले 5 रोड्स का जो है वो अप्रूवल गवर्नमेंट ने दिया है। मोस्ट रिसेंट न्यूज। अब आ जाइए सेकंड पे, रणथंभौर नेशनल पार्क में। आई सेड देयर इज अ रणथंभौर फोर्ट। कोई भी देयर आर रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, उसमें देयर वाज अ कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये वाइल्ड लाइफ के साथ जो है मतलब वो दैट डजंट गो वेल, तो उसने एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में हमने बताया था आपको कि रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो एक बड़ा एरिया है विच हैपेंस टू बी एट द जंक्शन ऑफ। हमने बोला था ना कि हर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व किसी न किसी माउंटेन रेंज के आसपास में है। क्यों माउंटेन रेंज के आसपास में है? क्योंकि प्लेनर एरिया पे तो डिफॉरेस्टेशन करके हमने उसको हैबिटेशन के लिए बना लिया, बट चूंकि पहाड़ के पास जो है वो थोड़ा ट्रेचरस टराइन था, उसको प्लेन कर पाना वाज वेरी डिफिकल्ट, तो कम से कम वो एरिया अभी भी बच गए हैं। इसलिए मैक्सिमम ऑफ द नेशनल पार्क्स आर नियर सम ऑफ द माउंटेन रेंजेस। ये अपना रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो अरावली रेंज और विंध्या रेंज, इन दोनों के जंक्शन पे है। किस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। ये सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट जो है
एकदम यूपी से भी नजदीक है, राजस्थान से भी राजस्थान में तो है ही, मध्य प्रदेश से भी नजदीक है, ये आपका हरियाणा से भी ये सब नजदीक है। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में भी कि अरावली रेंज जो है वो आपका यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली और आपका गुजरात उस स्ट्रेच में जाती है। और ये जो पार्क है विंध्या रेंज, आपका चंबल वंबल वाला जो एरिया है उससे ये नजदीक है। चंबल कहां की नदी है? विंध्या रेंज की नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? चंबल नदी जो है वो विंध्या रेंज की नदी है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क इन दोनों के जंक्शन पे, जहां पे ये दोनों माउंटेन रेंजेस हैं, अरावली को कहा जाता है कि इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नेशनल पार्क्स ऑफ एमपी आर नियर ईदर विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज। ऑप्शन में अगर ये दोनों मेंशन्ड है तो इनका लाइक्लीहुड सबसे ज्यादा है। बहुत छोटा सा पार्ट अरावली का मध्य प्रदेश को टच करता है। ठीक है, जैसे सवाई माधोपुर का कुछ एरिया जो है वो मध्य प्रदेश के एकदम बगल में है, ग्वालियर से एकदम बगल में है ये। ठीक है, बुंदेलखंड वाला एरिया है, बुंदेलखंड से एकदम पास में पड़ता है ये सब एरिया। ठीक है, तो अच्छा, ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो है इट एनकॉम्पासेस फ्यू बर्ड सेंचुरीज एज वेल, जिसमें आपका सवाई मानसिंह सेंचुरी है। कौन सा है? सवाई मानसिंह सेंचुरी एंड कैला देवी सेंचुरी। ये दो सेंचुरी पार्ट ऑफ द रणथंभौर टाइगर रिजर्व्स ही हैं। ठीक है, अरावली और विंध्या आपको पिछले क्लास में भी हमने बताया था, है ना। अब आ जाते हैं अपन लोग थर्ड अपने न्यूज पे। इसमें कहना क्या है? FAO, है ना, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये कहना है कि जो गरीब लोग हैं, दी इकोनॉमिकली unsound people, they suffer. There's a report which was published. They suffer almost 5%. They forego 5% of their income, है ना, due to heat wave. Heat wave के चलते अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए they lose almost 5% of their income compared to the will of people, है ना, and almost 4.5% of their income is to goes in managing floods, है ना, in managing floods. ठीक है, this report was published by the United Nations Food and Agriculture Organization. ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए इंडिया ने कुछ करेक्टिव एक्शन। अब ये FOA जो है ना वो SDG का पार्ट है, तो इसमें कैसे लोगों को फूड सिक्योरिटी मिले, प्राइमरली उस पे ये यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। नाउ द हेडक्वार्टर ऑफ FAO इज इटली। हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली में। इटली कहा जाता है ना कि वर्ल्ड का मतलब एक एडवांस्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। क्या है? आप देखे होंगे कि वहां पे क्या है ना, मोटर फार्मिंग इक्विपमेंट्स का एक बहुत बड़ा सप्लायर जो है इटली है। द ट्रैक्टर कंपनीज लाइक मेसी फर्ग्यूसन सिस्टम इटली की कंपनी है ना। और यू मस्ट हैव हर्ड दिस स्टोरी रिगार्डिंग द राइवलरी ऑफ फेरारी एंड लैम्बोर्गिनी, है ना। ये लैम्बोर्गिनी वाज अ ट्रैक्टर कंपनी, है ना। लैम्बोर्गिनी जो है वो ट्रैक्टर कंपनी थी। तो हिस्टोरिकली जो है रोम काफी एडवांस्ड रहा है एग्रीकल्चर के, एंड इट
हैज बीन एन अर्स्टवाइल एग्रेरियन इकोनॉमी, यूरोप का एक एग्रेरियन इकोनॉमी रहा है। देयरफॉर द हेडक्वार्टर्स ऑफ FAO आर इन रोम, इटली। अब इंडिया ने इस रिपोर्ट के को संज्ञान लेके और क्या काम किया है, दैट इज हियर। एक इंडिया में फॉर्म किया गया है नेशनल इनोवेशंस ऑन रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, और किसने लॉन्च किया है, ICAR ने। इंडिया के फूड सिक्योरिटी पे कौन एजेंसी काम करती है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना। तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ने उस पे ये लेके और एक फॉर्म किया है नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, निक्रा का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और इसका क्या है, टू एनहांस रेजिलियंस ऑफ द, अब जैसे सीजन में चेंजेस हो रहा है, इंडिया में जो मेजर क्रॉप सीजन्स होते हैं, मेजर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी एंड खरीफ, है ना। दोनों के सीजन में चेंज हो गया है। जो ठंड अक्टूबर में हुआ करती थी वो ठंड अब दिसंबर में हो रही है ना। लगभग 1.5 महीना का गैप हो गया है। नाउ द प्लांट ग्रोथ, द जो फूड प्लांट्स हैं, है ना, पैडी है, वीट है, इन सब के सीजन में बदलाव हो गया है और क्लाइमेटिक कंडीशंस चूंकि डिफरेंट हो गई हैं, तो ICAR इस पे काम कर रहा है कि जो चेंज्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से किस टाइप का क्रॉप जो है, किस टाइप का सीड डाला जाए जो सस्टेन कर पाए और इंश्योर करे कि प्रोडक्टिविटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। दैट इज डन थ्रू द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय ICAR कॉल्ड निक्रा, नेशनल इनोवेशंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। मतलब क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, क्लाइमेट चेंज से उस पे असर बहुत ज्यादा नहीं पड़े, ठीक है। दैट इज व्हाट रेजिलिएंट मींस। अब इसके बाद से एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है रिगार्डिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया ने जो है ना वो 200 गीगावाट वाले लिमिट को इंडिया क्रॉस कर गया है। मतलब 200 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is produced in India through renewable sources, non-renewable and renewable। तो non-renewable में हो गया फॉसिल फ्यूल, है ना, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स जो कोल से चलते हैं, है ना। उसके बाद से छोटे छोटे पावर प्लांट्स हैं, वो आप देखते होंगे, जैसे आप जो डीजल विजल से भी, बायोगैस इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, है ना, वो रिन्यूएबल से आया, ठीक है। तो इंडिया ने 200 गीगावाट वाले लिमिट को, बैरियर को क्रॉस किया है थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। 1 गीगावाट कितना होता है बेटा, गीगावाट मतलब 10 to the power 9, लिख लीजिए। गीगावाट, मेगावाट 10 to the power 6, मतलब 10 लाख, 1 मिलियन। 1 मिलियन इज मेगा, है ना, 10 to the power 6, और 1 बिलियन इज गीगा, 10 to the power 9। मतलब इसका ये है कि इंडिया में 200 into 10 to the power 9, मतलब 2 into 10 to the power 11 वाट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है हर उसमें सेकंड में, है ना। तो इसका मतलब है कि आप देख लीजिए कि एक CFL, एक आपका ट्यूबलाइट अगर 40 वाट का है
तो कितना ट्यूबलाइट उससे जल सकता है, दैट्स अप टू यू टू कैलकुलेट कि मतलब कितना एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हुआ। आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा बी इमेजिनेटिव कि एक घर में लगभग 7-8 ट्यूबलाइट जलता होगा और से 5 पंखा चलता होगा, तो उसमें आप कैलकुलेट कीजिए कि पावर कंजम्पशन एफ्लुएंट हाउस होल्ड में नहीं, है ना, एक नॉर्मल हाउस होल्ड जो है उसमें इतना कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि 200 गीगावाट का एक्चुअल मतलब क्या हुआ। अदरवाइज ये आपको सिर्फ एक नंबर दिखेगा। ठीक है, अब जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या क्या है, जैसे विंड पावर, यू कैन सी विंड पावर, है ना, विंड जिस एरिया में जो काफी विंडी होता है ना, जहां पे हवाएं तेज गति से चलती हैं, वहां पे इसका पंखा वो होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जो है उसका मोटर स्टार्ट हो जाता है एंड दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दैट इज विंड पावर। सोलर पावर, है ना, उसके बाद से और क्या क्या हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो में क्या है कि आपने डैम बना दिया, मतलब एक हाइट से पानी गिर रहा है और वो पानी क्या करता है, टरबाइन लगे हुए रहते हैं, उस पे इतना फोर्स होता है कि वो टरबाइंस को रोटेट करता है, जिससे मोटर अगेन स्टार्ट होता है और पावर जनरेशन होता है। तो दोज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं जरा इन सब पे। अब देखिए आपके पास एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो पीआईबी से लिया हुआ है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। गवर्नमेंट का जो भी प्रेस रिलीज है ना, वो रिलीज होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, तो वहां से ये लिया हुआ है। आप देखिए इसको, इंडिया में जो पावर के सोर्सेज हैं रिन्यूएबल पावर के, है ना, वो कुछ ऐसे हैं। लगभग 90.76 गीगावाट, मतलब 45% रिन्यूएबल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी का ऑलमोस्ट 45% कम्स फ्रॉम सोलर पावर। कहां से आता है, सोलर पावर से आता है, उसका शेयर वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेटा, है ना, सोलर पावर से। तो 200 का 45% कितना हुआ, 90 गीगावाट। तो आप देखिए 90.76 गीगावाट जो है वो सोलर पावर से आता है। हाइड्रो पावर से ऑलमोस्ट 25% आता है, लिख लीजिएगा, हाइड्रो पावर से कितना आता है, 25% के करीब, मतलब तकरीबन 47 गीगावाट। जबकि बायो पावर से, बायो गैस वाला प्लांट्स जो जिसकी आप बात कर रहे थे, बायो पावर से 11.32 गीगावाट, विच इज 5.6%, है ना। विंड पावर से 23.5% एंड स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स उससे 5.07%, है ना। तो मेजर कहां से आता है, सोलर पावर से, हाइड्रो पावर से और विंड पावर से, है ना। मतलब इससे ऑलमोस्ट 50% के करीब पहुंचने वाला है ना। 45% यहां से है और 25% यहां से, 23% यहां से, है ना। नहीं 23% है, ये 23.3% है और ये 23.5% है। लेट मी राइट इट फॉर यू। आपसे पूछे कि दूसरा नंबर का या पहला नंबर का सबसे बड़ा कौन सा सोर्स है, तो दिस वन हाइड्रो पावर जो है वो 23.3% है। ठीक है, दिस इज थर्ड। इंडिया में फर्स्ट प्रोड्यूस होता है 45% के करीब सोलर पावर से, विच कम्स 200 का फिगर याद रखिएगा कि टोटल इंडिया के प्रोडक्शन में 200 गीगावाट वो आता है रिन्यूएबल सोर्सेज से।
हम लोग टोटल कितना प्रोडक्शन होता है उसकी भी बात करेंगे। उसमें 45% शेयर जो है वो सोलर पावर का है, 23.3% हाइड्रो पावर का है, और विंड पावर का 23.5% है ना। तो सोलर पावर रिन्यूएबल में आता है नंबर 1 पे, विंड पावर आता है नंबर 2 पे, और हाइड्रो पावर आता है नंबर 3 पे। उसके बाद से ये स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, छोटे छोटे डैम से, है ना, और उसके बाद से बायो पावर जो विलेज एंड कम्युनिटी लेवल पे बना हुआ है, उससे जो है 11.32 गीगावाट, सबको अगर मिला दिया जाए तो यही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पे देयर आर सर्टेन फैक्ट्स व्हिच हैव बीन सेड कि कितना हो गया है प्रोडक्शन, 200 क्रॉस किया है, ये हो गया है 201.45 गीगावाट। आप याद रखिएगा भाई, 200 से ऊपर हो गया है, माइलस्टोन अचीव किया है 200 गीगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट्स 46.3%, ऑलमोस्ट हाफ पहुंचने वाला है ना। इंडिया में जो टोटल पावर प्रोडक्शन होता है उसका ऑलमोस्ट 46%, मतलब क्लोज टू 50% इज कमिंग फ्रॉम रिन्यूएबल, विच इज अ बिग अचीवमेंट, है ना। थर्मल पावर प्लांट से काफी हम लोग वी आर मूविंग टूवर्ड्स, हम लोग का टारगेट है कार्बन जीरो कब हो जाना है, 2070 तक। सो 46.3% कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और इंडिया का टोटल कैपेसिटी कितना है, देखो लगभग 450 गीगावाट इंडिया में जो पावर प्रोड्यूस होता है, दैट इज 452 गीगावाट्स, जिसमें 201 gigawatt comes from renewable sources, the other comes from non-renewable sources, मतलब close to 250 gigawatt आता है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, फॉसिल फ्यूल से, है ना। और देखिए लीडिंग स्टेट्स की अगर बात की जाए तो इसमें लीड कर रहे हैं राजस्थान, जहां पे सबसे ज्यादा सोलर पावर प्लांट्स हैं, गुजरात, ये दोनों का ऑलमोस्ट फिगर सेम है, 29.98, 29.52 गीगावाट। कहां पे है, राजस्थान नंबर 1, सेकेंड नंबर पे गुजरात, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। यहां पे तमिलनाडु में सोलर पावर प्लांट भी है, विंड पावर बहुत ज्यादा है तमिलनाडु में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ये दोनों पास पास में है। चूंकि वेस्टर्न घाट्स पे अगर आप उस पे जाइएगा, कभी ट्रेवल कीजिएगा, हवा का फ्लो बहुत ज्यादा है, और वहां पे वेस्टर्न घाट्स पे यू विल कम अक्रॉस मेनी विंड मिल्स, है ना। तो इन स्टेट्स में विंड पावर का भी एक सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन है, ठीक है। तो नंबर 1, 2, 3, 4 हम लोग जानते हैं। फर्स्ट नंबर इज राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है। गवर्नमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की सर्टेन पॉलिसीज टू इंश्योर दैट पीपल रिलाई मोर और यूज मोर एंड मोर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आप देखते होंगे गवर्नमेंट का स्कीम चला हुआ है कि रूफ टॉप पे आप जो है सोलर पैनल्स लगाइए, ताकि आपके घर का रिक्वायरमेंट उसी से चल जाए, है ना। एंड द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी ऑन दैट, ठीक है। विल टॉक इन डिटेल। तो इसमें मेजर स्कीम्स जो चल रहा है, पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर, दो इंपॉर्टेंट स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट का। पीएम कुसुम पहला जो है वो है पीएम कुसुम, और पीएम सूर्य घर, ये दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स चल रहे हैं। द फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट दोज स्कीम्स आर गिवन हियर। आप देखते होंगे कि एक न्यूज में आ रहा है कि नाउ द ट्रेन्स विल रन ऑन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल बी अगेन यूज्ड एज फ्यूल। आप देख रहे होंगे कि
पिछला साल एक न्यूज आया हुआ था कि नितिन गडकरी दी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वाज यूजिंग अ टोयोटा कार व्हिच वाज रनिंग ऑन हाइड्रोजन फ्यूल। तो इंडिया जो है इसमें थोड़ा सा लीड लेने पे है ना। हाइड्रोजन पावर्ड, चूंकि हाइड्रोजन जो है, अगर वी गेट टू स्टार्ट यूजिंग हाइड्रोजन एंड फ्यूल एज फ्यूल, दैट इज मोर सॉर्ट ऑफ रिन्यूएबल इन नेचर। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो बनाया गया है। कौन सा? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू स्टडी, और देखिए उसका प्रोडक्शन टारगेट जो है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है वो प्रोड्यूस करना है ना। हाइड्रोजन का एक मिशन बना हुआ है। ऑफ लेट देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस ऑन हाइड्रोजन, यूजिंग हाइड्रोजन एज फ्यूल, है ना। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, 2023 में लॉन्च किया गया है ये। तो इसमें क्या है? मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एनर्जी, हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी जो आपका क्या है, सोलर एनर्जी, आपका हाइड्रो पावर प्लांट्स, विंड एनर्जी, दिस बिकम पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज अ मिनिस्ट्री एंड श्री प्रहलाद जोशी is the incumbent minister, cabinet minister of that ministry। नहीं, अभी ही is incumbent, है ना, प्रहलाद जोशी ही है। 2023 में स्टार्ट हुआ था, दैट मीन्स कि ये मिनिस्टर जो है 23 के नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ही इज द रिसेंट मिनिस्टर इन चार्ज। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग पीएम कुसुम को देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएम कुसुम, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा में उत्थान हो, है ना, उसकी ऊर्जा सुरक्षा बढ़े, उसका मिशन है ये, महाअभियान है पीएम कुसुम। तो इसमें फार्मर्स को, दे हैव लैंड, तो उनको क्या है कि आप अपने लैंड पे सोलर पैनल्स लगाइए। आप देखते होंगे रूफ टॉप पे तो सोलर पैनल्स लग रहा है। आप देखते होंगे बहुत सारे पिक्चर जहां खेतों में, बहुत सारे एरियाज में, मोस्टली ऐसे लैंड पे जहां पे प्रोडक्शन बहुत लो है ना। तो क्यों वैसा किस एरिया में होगा? जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसे प्राइवेट पीसेस ऑफ लैंड पे गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलर पावर प्लांट्स, है ना, विच कैन बी यूज। तो जनरली हर किसान देखता है कि भाई ये मेरे खेत से प्रोडक्शन बहुत कम है, सो व्हाई शुड आई नॉट install the power plants by installing the solar panels in their fields, है ना। तो that is called PM कुसुम, प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, है ना, PM कुसुम। अब इसमें देखिए क्या है कि अगर 2 मेगावाट का आप प्लांट लगाते हैं, 2 मेगावाट का प्लांट लगाते हैं, तो 60% सब्सिडी आपके कॉस्ट पे, कॉस्ट का आप बेचिए, उससे आप पैसा कमाइए। और इस अभियान में कहा गया है कि पावर होल्डिंग कंपनीज विच आर कॉल्ड एज डिस्कॉम्स, क्या कहा जाता है? डिस्कॉम। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। पावर जनरेशन कोई और करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई और करता, जनरेट करता है कौन? एनटीपीसी, है ना, एंड अदर कंपनीज लाइक आपका विंड पावर में सबसे बड़ा नाम कौन? सुजलॉन। सुजलॉन जो है विंड पावर की सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में, है ना। और ऑफ कोर्स जो है थर्मल पावर प्लांट्स की हमारी एनटीपीसी है। तो ये लोग पावर प्रोडक्शन का काम करती है। देयर आर सेपरेट कंपनीज विच
डू पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बिहार, साउथ बिहार पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन इज अ डिस्कॉम, नॉर्थ बिहार पावर होल्डिंग कंपनी वो एक जो है डिस्कॉम है, टाटा पावर इज अ डिस्कॉम, रिलायंस पावर इज अ डिस्कॉम। तो डिस्कॉम को अगर आप किसानों से, पीएम कुसुम वाले किसानों से अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उनको भी इंसेंटिव है, और जो किसान जनरेट कर रहा है एनर्जी उसके भी कॉस्ट पे 60% की सब्सिडी है अगर वो 2 मेगावाट प्रोडक्शन कर रहा है। गेटिंग दिस? 2 मेगावाट तो आपको वो प्रोड्यूस करने में जितना कॉस्ट लगा उसका 60% कॉस्ट गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट बियर करेगी। और आपको बेचना है, आप बेचिए, वो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बेच के जो पैसा मिलेगा उसमें से गवर्नमेंट का कोई शेयर होगा, नहीं, दैट इज सब्सिडाइज। और जो डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये जनरेटेड पावर को खरीद रही है उनको भी इंसेंटिव दिया है कि आप ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ पावर को अगर आप ले रहे हैं तो विल इंसेंटिवाइज यू। अगर 2 to 3 मेगावाट के रेंज में है, 2 मेगावाट तक 60% और 2 to 3 मेगावाट तक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहला 2 में 60% कॉस्ट और फिर 2 से 3 वाला का 40% कॉस्ट गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करेगी। कैपेसिटी ऑफ 2 मेगावाट लैंड पे, हिंटरलैंड पे, हिंटरलैंड किसको कहते हैं? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट किसको कहते हैं और हिंटरलैंड किसको कहते हैं? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मतलब जो एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, जो खेत है, जो चौर है, जहां पे एकदम हरियाली आप अनाज प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ग्रीनफील्ड, मतलब उसमें प्रोडक्शन हो रहा है ना, खेती हो रहा है। तो गवर्नमेंट का एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होता है, मतलब ऐसे एरिया में जहां पे फील्ड्स आर ग्रीन। देयर आर हिंटरलैंड्स, हिंटरलैंड्स मतलब ऊसट जहां की जमीन है, जो बैरन लैंड है, जो प्रोडक्टिविटी एरिड लैंड है, दोज लैंड्स आर कॉल्ड हिंटरलैंड। ठीक है? तो अब किसान लोग जो है जनरली ये प्रोडक्शन हिंटरलैंड में करता है, प्राइवेट पीसेज, लेकिन देयर आर केसेस ऑफ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो ये किसान लेवल पे इसको, अब किसान लोग क्या कर रहा है कि अपना कम्युनिटी बना रहा है, एक 2-4 गांव के किसान मिलके दे क्रिएट अ लैंड बैंक एंड दे इंस्टॉल पावर प्लांट, सोलर पैनल इंस्टॉल करके पावर दे आर जनरेटिंग। ठीक है? अब जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, एक हो गया पीएम कुसुम और एक हो गया पीएम सूर्य घर। ये जो है 29 फरवरी, एक लॉन्च हुआ है 23 में, है ना, और दूसरा ये पीएम सूर्य घर, मतलब आप अपने घर पे भी सोलर पैनल लगा सकते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ना। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब आइए अपना पांचवा है वाइल्ड लाइफ, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर। व्हाट इज WWF? वर्ल्ड वाइड फंड्स फॉर नेचर। पहले इसका नाम क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब क्या है? ये कहलाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब पहले वाइल्ड लाइफ इसमें लगा हुआ था, तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। नेचर में वाइल्ड लाइफ, इकोसिस्टम सब कुछ आ जाता है, फौना भी है, फ्लोरा भी है ना, और उसका दायरा, क्लाइमेट चेंज वगैरह सब कुछ आ जाता है। दैट इज व्हाई दे हैव चेंज्ड देयर नेम। एक्रोनिम रिमेन्स द सेम, WWF, बट पहले नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अब इसका नाम हो गया है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ग्लैंड में इसका, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, वी हैव सीन दैट। ठीक है?
उसने एक रिपोर्ट रिलीज किया है कि 1970 में जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन था और आज के डेट में देयर हैज बीन 73% डिक्रीज, 73% का डिक्रीज हुआ है। एंड दिस रिपोर्ट हैज बीन कंपाइल्ड बाय जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन। हमने बताया था ना कि इंडिया में भी जूलॉजिकल काउंसिल, नेशनल जूलॉजिकल काउंसिल है ना, वो किसके अंडर में रेगुलेट होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में ही जो सारे जूज जो हैं वो इंडिया में वो भी रेगुलेट होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, मतलब वो भी उसी के एम्बिट में है। तो सारे रूल्स वगैरह वही अप्लाई करता है इन जूज पे भी, जूलॉजिकल गार्डन्स पे भी। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो सफर किया है वो फ्रेश वाटर में डिक्लाइन आया है। मतलब फ्रेश वाटर का जो एक्सप्लॉइटेशन है दैट हैज बीन द हाईएस्ट। मरीन मतलब आपका मरीन प्लांट्स है ना, जो वाटर बेस्ड प्लांट्स हैं या मरीन बेस्ड एनिमल्स, रेप्टाइल्स, उन सब के नंबर्स में है ना देयर इज, मतलब अब ऐसा नहीं है कि हर एक उसको ये लोग काउंट कर रहा होगा। ये लोग जो भी रिपोर्ट पब्लिश करता है ना उसमें कुछ मानक बनाता है, कुछ इंडेक्स बनाता है ना। अब जैसे इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ऐसा नहीं है कि उसमें हर एक कंपनी इंक्लूडेड है। दे आर बेंचमार्क इंडेक्स। वो क्या करता है, हर सेक्टर के 2-2, 3-3 कंपनी को पकड़ लेता है और उनके परफॉर्मेंस को देखता है और उसी पे इवेलुएट करता है कि हमारा इकोनॉमी कैसे परफॉर्म करता है। ये लोग रिपोर्ट भी जो बनाते हैं इसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स या रेप्टाइल्स इनको जो है वो पकड़ते हैं और उन पे स्टडी करते हैं, बिकॉज वी एज एट दिस पॉइंट इन टाइम we do not know कि how many thousands or millions of marine creatures are there। हमेशा जो है कुछ ना कुछ नया मिलता है। There was a new type of reptile which was found in Himalayas, है ना, एक नया टाइप का स्नेक मिला है। तो this discovery keeps on happening। So all these studies they generally focus on some 5 or 10 sets of prominent wildlife creature या marine creatures, है ना। तो उसका स्टडी ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो है वो 85% फ्रेश वाटर में जो है डिक्लाइन है ना। और उसका रीजन क्या है? प्राइमरली हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, पोचिंग, ये सब आर दी प्राइमरी रीजंस। ठीक है, पोल्यूशन। अब आ जाते हैं पोल्यूशन पे। अगेन ये समय चल रहा है, दिल्ली में जो है स्मॉग इज इन द न्यूज, है ना, पराली जलाना, है ना। न्यूज में आया कि दिल्ली गवर्नमेंट एक नया बायोडिकम्पोजेबल लिक्विड स्प्रे कर रही है जो क्या करेगा, पराली जो जलाने की नौबत आती है उसको डिकम्पोज कर देगा एंड दैट विल एक्ट एज अ फर्टिलाइजर। So those are being sprayed in Delhi, बट कितना स्प्रे कर पा रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या है, इस साल से स्टार्ट हुआ है। बट एनसीआर की जब हम बात करते हैं तो एनसीआर इनकॉम्पासेस यूपी, हरियाणा, राजस्थान। तो गवर्नमेंट ने दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए एक एक्ट बनाया है टू मॉनिटर दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन, है ना। अभी ये न्यूज में किस लिए है, बिकॉज आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट हमेशा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, दैट इज ए न्यूज, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर, ये एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, जो एनसीआर में पॉल्यूशन को और एयर क्वालिटी
को चेक करता है, उसको कैसे करेक्ट किया जाए, उसका उपाय बताता है, क्या पेनल्टी डिसाइड करना, क्या पेनल्टी करना है जो पोल्यूट कर रहे हैं उनको, ये डिसाइड करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अदर स्टेट्स में विच आर नॉट इन एनसीआर कैसे क्वालिटी को सुधार करना चाहिए उसके लिए सजेशंस भी देता है ना। तो दिस CAQM was formed as an act, देखिए वो एक्ट है, is air quality, this act is Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act 2021। 2021 में जब दिल्ली में ऑड इवन वाला समय कि ऑड नंबर की गाड़ी एक दिन चलेगी और एक दिन सिर्फ इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, स्कूल बसेस को और इसको जो है एम्बुलेंसेस को छूट दिया हुआ था, एसेंशियल सर्विसेज को छूट था, बाकी जो ऑड नंबर की गाड़ी है वो एक दिन और इवन नंबर की गाड़ी एक दिन। सिंगापुर में बहुत दिन से ये ऑड इवन चल रहा था, उसी को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये किस एक्ट से CAQM बना है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट बना है NCR में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, बट ये जो है एडजॉइनिंग एरियाज में पॉल्यूशन के लिए पॉलिसीज तो डिसाइड करता ही है। अपार्ट फ्रॉम दीज अदर स्टेट्स में एयर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए भी सजेशन, एडवाइजरी रोल प्ले करता है। अब देखो इसका एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये CAQM है जो वो ओवरराइडिंग अथॉरिटी है। किस पे? ऑलरेडी एक बोर्ड बना हुआ है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल्स पे भी बहुत सारे बोर्ड्स बने हुए हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन सा बोर्ड है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कैसे बना था ये बोर्ड? 1986 में जो कौन सा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो बना, उसी के प्रावधान के अनुसार ये बोर्ड जो है वो गठित हुआ। कौन सा? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दिस बोर्ड कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। तो ये NCR का ये जो बना हुआ है, दिस एक्ट, दिल्ली NCR का पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट वाला एक्ट जो बना हुआ है एयर क्वालिटी में, वो इट हैज गॉट ओवरराइडिंग अथॉरिटी। मतलब CPCB अगर कुछ सजेस्ट कर रहा है और कुछ अलग सजेस्ट कर रहा है एयर क्वालिटी बोर्ड मैनेजमेंट वाला, तो इट हैज गॉट सुपरसीडिंग अथॉरिटी CPCB को या अदर स्टेट्स को। जैसे NCR में तो आपके अदर स्टेट्स कौन कौन से हैं? दिल्ली के अलावा आपके हरियाणा है, राजस्थान, तो इनके भी स्टेट बोर्ड्स बने हुए हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, उनको भी ये सुपरसीड करता है, मतलब ओवर राइडिंग अथॉरिटी है। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द 7th टॉपिक, एक पेड़ मां के नाम। कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना क्रॉस किया है? 140 करोड़, और हर पर्सन की मां है। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ लोगों की मां है। कुछ की मां जीवित है, कुछ की मां जीवित नहीं है। तो धरोहर को मेंटेन करने के लिए प्लस पॉल्यूशन की समस्या के निदान के लिए गवर्नमेंट ने, मतलब इसको क्या है, कल्चर के साथ जोड़ा है
कि जो लोग पोल्यूशन को प्रायोरिटाइज नहीं करें लेकिन मां को जरूर वो लोग कम से कम मां को जरूर प्रायोरिटाइज करेंगे, तो उनके कल्चर को जोड़ा है इस कैंपेन के साथ कि एक पेड़ आप अपनी मां के नाम पे लगाइए। तो 140 करोड़ अगर इंडिया का पॉपुलेशन है तो इस कैंपेन का टारगेट है 140 करोड़ सैपलिंग्स का प्लांटेशन। क्या टारगेट है? 140 करोड़। अभी सितंबर में इसका कुछ हुआ था, देयर वर 80 crore saplings have already been planted। और इसके मिनिस्टर कौन है? ऑफ कोर्स ये इसमें तो है ही, एनवायरमेंट में तो है ही, क्योंकि ये एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट के लिए ये कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है। पंचायती राज, एग्रीकल्चर, इस सब के मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, और दिस वाज लॉन्च्ड ऑन सक्सेसफुली मेट, ये सितंबर के एंड में शायद मीट हुआ है ना, इसका टारगेट था। और अगला साल 2025 में इसका टारगेट है कि 140 करोड़ सैपलिंग्स का प्लांटेशन कर देना है। और ये जो है ना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लॉन्च किया गया है। किस दिन? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विच फॉल्स ऑन 5th of June। कि गवर्नमेंट का जो ट्रैक्शन होता है ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, वार्ड लेवल पे, है ना, वो रिकॉर्ड कहता है कि 80 मिलियन का, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर डूइंग प्लांटेशन। आप देख रहे हैं ना कि पंचायत लेवल पे गवर्नेंस को बहुत प्रायोरिटी मिल रही है। अभी गवर्नमेंट मैक्सिमम फंड्स जो है पंचायत लेवल पे लगा रही है। सेल्फ गवर्नेंस, गांधी जी का जो प्रिंसिपल था कि सारे गांव अपना गवर्नेंस खुद करें, ताकि जो टॉप लेवल गवर्नेंस है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। बिकॉज एक सर्टेन कम्युनिटी, एक पंचायत के प्रॉब्लम उसके स्पेसिफिक हैं, तो वो लोग अपने, तो ये सारा कैंपेन वहां से स्टार्ट होता है ना। तो देयर रिपोर्ट्स हैव टोल्ड दैट द 80 करोड़ प्लांटेशन लेवल हैज बीन अचीव्ड। These are official government record. Important thing is World Environment Day कब है? 5th of June को। अब इसका टारगेट जो है वो कब अचीव हुआ है? सितंबर 2024 में 80, और इसका नेक्स्ट टारगेट है कि बाय मार्च 2025 द टारगेट इज टू डू 140 करोड़ प्लांटेशन। मतलब of late we have started realizing that these things are very crucial, है ना, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट दिख रहा है, it's not intangible। ये हम लोग को असर दिख रहा है कि भाई इसका क्या हम लोग भुगत रहे हैं। We are living in a concrete jungle। हाँ, तो राइनोज के नंबर में स्लाइट इंक्रीज है, तो इनका पॉपुलेशन में there has been a 167% इंक्रीज, है ना, इनका 100। और एंड देयर इज एन इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, राइनोसेरस है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी थी। ये राइनोसेरस जो है लगभग 28,000 राइनोसेरस जो है वो ग्लोब में है। 5 स्पीसीज है, हमने आपको बता दिया था। एक स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट होने वाला है। इंडिया में जो है सिंगल हॉर्न्ड है, अफ्रीका में डबल हॉर्न्ड मिलता है ना। इसके हॉर्न से मेडिसिन बनता है। तो अच्छा, अब इसी से एक इंफॉर्मेशन आ गया। साउथ अफ्रीका में दे आर इंजेक्टिंग यूरेनियम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इन दी हॉर्न्स। एक बहुत माइक्रो लेवल का यूरेनियम डाल दे रहा है। तो अ प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड, है ना, ये 2-3 दिन पहले का। उसका पर्पस क्या है कि आखिर ट्रेडिंग होती है तो किसी न किसी बॉर्डर पे जाएगा, वो बॉर्डर पे
मान लीजिए आप जंगल से मारे, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर उसके हॉर्न में है तो दैट कैन इजीली बी डिटेक्टेड थ्रू स्कैनर्स, है ना। तो ये उसमें और उससे उसके चूंकि हॉर्न में डाला जाता है, गैंडा के स्वास्थ्य पे इतना माइक्रो लेवल का है कि उस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। द अदर थिंग इज कि वो हॉर्न को पॉइजनस बना देगा। तो जिस मेडिसिन के लिए उसका यूज हो रहा था, दैट कैन नो लॉन्गर बी, वो मेडिसिन अब बन जाएगा पॉइजन। तो रादर देन क्योरिंग इट विल बी किलिंग, है ना। सो दैट प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड, अ पायलट प्रोजेक्ट इज रनिंग इन South Africa, where they have tranquilized and injected certain number of 2300 micro particles, ऐसे करके कुछ इंफॉर्मेशन था, I am forgetting. They have injected in the tusk of the horn of the rhino. ठीक है, कि बॉर्डर पे डिटेक्शन हो जाए। दूसरा पर्पस कि उसका टस्क, उसका हॉर्न जो है वो पॉइजनस हो जाए, ताकि अगर उसको मतलब बॉर्डर से भी बाईपास करके कोई ले जाए तो मेडिसिन के बदले पॉइजन बन जाए, ताकि इसको एटलीस्ट रोका जा सके। राइनो जो है किसी भी इकोलॉजी के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं वो, कि एक बाकी वाइल्ड एनिमल्स के लिए वो रास्ता बनाते हैं कि आप जो है नया फूड का लोकेशन कम से कम आप देख लीजिए, आप वहां जा पाइए। हिरण शायद उस रास्ते में जाए तो उसको बहुत सारे थॉर्न्स गड़ जाए एंड इट माइट इवन डाई, बट वंस द पैकीडर्मस राइनो passes through it, it will make the entire area clear for other wild animals to follow, and it also acts as a seed spreading agent, जिसके चलते a rhino is called an umbrella species। इसलिए प्रोजेक्ट राइनो लॉन्च किया गया। इतने सारे जानवर हैं, है ना। ब्लैक बक के भी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चालू हो गए हैं, है ना। तो राइनोज आर कॉल्ड अम्ब्रेला स्पीसीज, है ना। कौन सी स्पीसीज है? व्हाइट, ब्लैक राइनो, इंडियन राइनो और जावन राइनो सुमात्रा। जावा सुमात्रा कहां है? इंडोनेशिया। जावा सुमात्रा, सुमात्रा राइनो, जावा राइनो, प्राइमरली ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, है ना। तो मैक्सिमम जो मिलता था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलता था। एक हो गया ब्लैक राइनो, इंडियन राइनो, जावा सुमात्रा राइनो और व्हाइट राइनो। नाउ ये IBCA है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट मतलब, बिग कैट कौन कौन हो गया? लायन, टाइगर, लेपर्ड, जगुआर, चीता, प्यूमा, है ना, और स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड इज ऑल्सो, सो ये सब जो है। और इंडिया जो है ना, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये किसका लॉन्च किया हुआ है? इंडिया का। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपके पर्पज। चूंकि ये इंडिया का एक इंटरनेशनल अलायंस है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अगेन फ्रेमवर्क एक बनाएगा, इंडिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अदर कंट्रीज के एक्सपीरियंस को भी लेगा। मतलब प्राइमरली दे विल फॉर्म अ फ्रेमवर्क, अ सेट ऑफ गाइडलाइंस विच विल बी यूज्ड टू सेव एंड लेट देम थ्राइव एज वेल। किनको? बिग कैट्स को। ठीक है, बिग कैट्स की बात करते हैं तो ये सारे फॉर्म बिग कैट्स, जिसमें आ गया लायन, टाइगर, लेपर्ड, जगुआर, पूमा, चीता एंड स्नो लेपर्ड। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50th एनिवर्सरी पे ये प्रोजेक्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो
लॉन्च किया गया है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। IBCA इंडिया, देखिए कौन कौन सा है बिग कैट्स में, कौन कौन सा आता है? टाइगर, लायन, स्नो लेपर्ड, लेपर्ड, जगुआर, पूमा एंड चीता। वी हैव कवर्ड देम। 7 स्पीसीज है विच क्वालिफाई फॉर बिग कैट्स, इंटरनेशनल बिग कैट। अब उस पे उसका टैगलाइन क्या होना चाहिए, उसका कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया था। अब 10वां पे आ गए हैं, 10वां पे आ गए हैं। अब ये देखिए अगेन 3 नया रामासार साइट 2024 में और लॉन्च हुआ है। अभी 2024 में बिहार में भी 2 लॉन्च हुआ था, नकटी और नागी। नागी एंड नकटी किस डिस्ट्रिक्ट में? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा अभी मोस्ट रिसेंटली नागी एंड नकटी कंवर लेक बेगूसराय, वो भी रामासार साइट है। वो कब आया था? 2022 में, है ना, 21 या 22 में, ठीक है, देख लीजिएगा। तो 3 अभी ये मोस्ट रिसेंटली इंडिया में 3 रामासार साइट आए हैं। 1 साइट मध्य प्रदेश में, 2 साइट तमिलनाडु में, है ना। एक 2020 में है कांवर लेक। तो 1 साइट जो है वो आया है तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश में, और 2 बर्ड सेंचुरीज ऑफ तमिलनाडु हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वेटलैंड्स। सो करुवेली, JH is not pronounced as कजुवेली, है ना, इट्स नॉट प्रोनाउंस, है ना, कजुवेली नहीं है, दिस इज करुवेली। आप देखते होंगे DMK, द्रविड़ मुनेत्रा कजगम, है ना, लेकिन इट इज प्रोनाउंस्ड एज द्रविड़ा मुनेत्रा करगम, ऑल इंडिया द्रविड़ा मुनेत्रा करगम, ठीक है। सो दिस इज करुवेली, है ना। देर आर मेनी, ये ZH जो है ना स्पेशल, अल्लेपुज्या, एलेप्पी जो है ना, एक ट्रेन चलती है बोकारो एलेप्पी, अल्लेपुज्या एलेप्पी इज अ प्लेस इन केरला, है ना। दैट प्लेस इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज एलेप्पी या अल्लेपुष्या, अल्लेपुज्या, ऐसा नहीं, वो लोग प्रोनाउंस करते हैं अल्लेपुरा एलेप्पी, ठीक है। ये है करुवेली, तावा रिजर्वायर इन मध्य प्रदेश एंड नंजारायन इन तमिलनाडु। तावा एक मध्य प्रदेश में है, बाकी 2 तमिलनाडु में है।